हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफी स्पेशल है। जो विद्यार्थी झारखंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का लिखने वाले हैं, जी हां, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पैटर्न आप लोगों को पता है। और ये है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 सोशल साइंस का। जी हाँ, सोशल साइंस का नाम सुनते ही बहुत बच्चे डर गए होंगे, क्योंकि पिछले बार सोशल साइंस ने बच्चों को काफी रुलाया था। आप लोग को पता है, बहुत मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे थे, मॉडल पर से क्वेश्चंस नहीं मिला था ज्यादातर। ठीक है, हाँ, लगभग 50% तो मैच किया था, 50% भी कम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें कम मिला था। इसको कैसे पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगा सोशल साइंस। इसमें आप लोग का चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग इसमें देखेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर कि आप लोग क्या क्या इसमें सवाल पूछा गया। और ये आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग को पता चलेगा आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए थे और इस बार क्या क्या पूछने वाले हैं। क्योंकि सोशल साइंस क्लास 9th हो जाए 10th हो जाए, किसी भी क्लास का, वो क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े हार्ड आए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है और सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर से कोई बच्चा जो सीख नहीं पाता वो सीख जाएगा और उसका अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका जरूर अच्छा होगा किसी का अच्छा करने से। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद जैक यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का, जो कि आप लोग का जिस प्रकार इस बार भी होने वाला, इस बार होने वाला उसी प्रकार का है। एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोग को। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, यही सारा क्वेश्चन पूछा गया था। 40 नंबर का होगा, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन होगा। और सावधानी पूर्वक भैया आप लोगों को ओएमआर सीट को भरना है। सावधानी पूर्वक नहीं भरोगे तो फिर दुर्घटना हटी की क्या बोलता है, सॉरी, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। ओके, चलो। और ये जो है कुछ वो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो फ्रांस में दोस्तों प्रथम विद्रोह जो हुआ था जुलाई 1830 में। ठीक है, जुलाई 1830 में हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830, याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों का हर एक चैप्टर का मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा ढूंढ कर लाइन बाय लाइन, क्योंकि मॉडल पेपर से यहाँ पर थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं सोशल साइंस से। ऐसे में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, और उसके लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं पढ़कर आप लोगों के लिए खोद कर एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव सवाल निकाल कर लाऊंगा एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो और पिछले पैटर्न पर बेस्ड, मतलब जिस प्रकार से पूछा गया है। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ज्यूसेppe मैत्सिनी इज द राइट आंसर। याद रख लीजिएगा, ज्यूसेppe मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ओके, 2 का 3 नंबर सही हो गया। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, क्या निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? कौन सी घटना यूरोप में ऐसा क्या घट गया भाई साहब कि शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार हो गया? तो 3 का सही उत्तर हो दोस्तों हो जाए यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जो वहां पर स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, हर एक वर्ग में क्या राष्ट्रीय भावना का संचार हो गया कि चलो अब हम लोग को स्वतंत्रता लेना ही है। तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 3 का 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है क्या कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि गरीबी भी थी वहां पर, बेरोजगारी भी थी। भैया साहब लोग रोजगार नहीं मिल रहे थे, वहां पर भूखमरी थी, खाने के लाले पड़ गए थे। अब दोस्तों जब जिस देश में गरीबी होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, वहां विद्रोह नहीं तो क्या होगा? तो किसान मजदूर इसलिए विद्रोह करने लगे थे। इसका सही उत्तर हो जाए इनमें से सभी। जी हाँ। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो जिसने भी पढ़ा होगा, आसान सा सवाल था। ज्यूसेppe मैत्सिनी जो भाई साहब थे, ठीक है, इसको कोई मेजिनी भी बोलता है। तो 5 का 2 सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। ज्यूसेppe मैत्सिनी जो थे वो यंग इटली नामक गुप्त संगठन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जिसमें देश के मतलब विश्व के सारे देश इसमें भाग लिए, तो उसमें जो खर्चा हो, अब युद्ध होगा तो खर्चा होगा भाई साहब, मरेगा लोग, ठीक है, गाड़ी का आवाजाही, ट्रांसपोर्टिंग, बहुत सारा खर्चा, गोली बारूद सबका। तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या किया गया था? तो देखिए, इसकी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए लोगों से, ठीक है, मतलब लोगों से क्या फंड लिए गए उस संस्थानों से, करों में वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, और इस प्रकार जो शुल्क हुआ उससे युद्ध की खर्चाई में भरपाई करने लगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी कारण थे। 6 का 4 हो गया। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था?
तो जहाँ भी नाम आए अहिंसा तो नाम आएगा महात्मा गांधी जी का, यानी कि हमारे प्यारे बापूजी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बापूजी महात्मा गांधी। 8 नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव के लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए? जालियांवाला बाग, जहां पर जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, वहां पर कौन सा मेला लगा था जहां पर लोग जमा हुए थे? ठीक है, तो दोस्तों वहां पर बैसाखी मेला लगा था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वहां पर बैसाखी मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, इस पर देखिए क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए? कर को खत्म करने के बाद, मतलब जब महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को खत लिखा तो वहां पर किस वस्तु पर कर को खत्म करने के बारे में कहा गया था? तो आपको पता है जो हमारी जरूरी चीज है नमक। जी हाँ दोस्तों, जिसके बिना आप कोई भी खाना नहीं खा सकते, नमकीन खाना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 नमक के कर को हटाने के लिए यहाँ पर खत लिखा गया था। ठीक है, जिसके कारण दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा भी किया था, आपको पता होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे, यानी कि 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी से सवाल सारे हैं, मॉडल पेपर से भले सवाल मैच नहीं हुए सब कुछ, क्योंकि मॉडल पेपर से लगभग 50% मैच किए, जो ये कम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले जिसमें 70 to 80% मैच किए, तो बाकी सब्जेक्ट में उस अनुसार सोशल साइंस में मैच नहीं किया था। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, और उसका सारा ऑब्जेक्टिव मैं तैयार करके आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, चिंता मत कीजिए। और ऐसे भी आप लोग तो कहते हैं नो नीड टू फियर व्हेन बिकॉज़ स्टडीज हियर। ठीक है, चलिए अगला आप दोस्तों हम लोग एंट्री करेंगे 11 नंबर में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दोस्तों ऑटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए 11 का। 12 नंबर बोल रहा है चौरी चौरा कांड, जिसमें दोस्तों पुलिस अफसर को मतलब बंद करके जला दिया था सारे, जहां पूरा थाना का थाना जला दिया गया था। तो किस वर्ष ये हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1922 में, यानी कि 1922। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 22 चोर थे, इस तरह से याद रखिए, 22 चोर से चौरी चौरा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों पवन द्वारा जो मैदान में होता है ना, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में जो मृदा होता है उसको उड़ा के ले जाता है। तो उड़ा के ले गया भैया, मतलब मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा का ह्रास हो रहा है, तो क्या होगा? मृदा अपरदन। भाई साहब मृदा उड़ा रहे तो पवन अपरदन क्यों होगा? चादर अपरदन क्यों होगा? और प्रतार अपरदन क्यों होगा? यहाँ होगा मृदा अपरदन। ठीक है, मिट्टी का अपरदन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, उसका नाम क्या क्या है? तो वो नाम हो जाएगा जैव और अजैव, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैव और अजैव। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर बोला, इसलिए जैव और अजैव होगा। समाप्यता के आधार पर बोलता है तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता। ठीक है, तो हर एक टाइप के मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो दोस्तों रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है? रेगुड़ मृदा कहा जाता है काली मृदा को, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 16 का याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जनरियो, नाम भी है रियो डी जनरियो, याद रखिएगा। निम्न में से भारत कि किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, जी हाँ, हमारा प्यारा झारखंड सबसे पहले है। झारखंड वही है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोयले और खनिजों का भंडार पाया जाता है। फिर भी झारखंड में इतना कोयला खनिज होने के बावजूद भी झारखंड गरीब राज्य में आता है, झारखंड को लूटा जा रहा है, समझ रहे हो? कारण तो आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार राजनीतिक कारण है। तो 17 का 4 सही उत्तर हो गया आप लोग का। 18 नंबर देखिएगा, बोल रहा है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में? तो याद कर लीजिएगा, भू क्षेत्र मैदान, भूमि का कितना भाग मैदान है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 43%। ठीक है, 18 का 2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र, जहां पर खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, वन है, 27%, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? तो उसको कहते हैं पठारी क्षेत्र, समझ लो, पठारी क्षेत्र
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की क्षति, ठीक है। तो भूमि का क्षति का मुख्य कारण क्या है पंजाब में? उसका सही उत्तर हो जाए अधिक सिंचाई दोस्तों, ठीक है। वहां पर अधिक सिंचाई के कारण, ठीक है, मतलब ज्यादा सिंचाई होकर पानी का बहाव हो जाता है तो भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का क्षति होता है। अगला सवाल 21 नंबर, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो दोस्तों उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड बोलो या उत्तरांचल, बात सही सेम ही है। उत्तरांचल में सीढ़ीदार क्यों? क्योंकि वहां पर दोस्तों पहाड़ी है, पहाड़ है, तो इस प्रकार का पहाड़ होगा तो वहाँ खेती कैसे होगा? तो वहाँ पर सीढ़ी सीढ़ी टाइप का बनाया जाता है और वहाँ खेती किया जाता है, इसलिए समझ रहे हो। आप लोग सौरभ जोशी का ब्लॉग्स देखते होंगे, किस प्रकार पहाड़ दिखाया जाता है उत्तराखंड में कभी कभी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1972। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? कोई मॉडल पेपर, कोई गेस्ट पेपर में ये सवाल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं कह रहा हूँ सोशल साइंस के लिए खास करके, क्योंकि इसमें सवाल थोड़े टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन का ऑब्जेक्टिव। 23 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि 23 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो भैया सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की व्यर्थ बर्बादी, मतलब बिना मतलब जल का बर्बादी हो रहा है, तो इसीलिए 24 का 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? मतलब बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक के बीच कौन सा भाषा बोलते थे जिसके बीच तनाव उमड़ने लगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच यहाँ पर तनाव उमड़ने लगा था, मतलब बढ़ने लगा था। श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले होते हैं? तो श्रीलंका में सिंगली भाषी लोग दोस्तों बौद्ध धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। 27 नंबर देखिए, बेल्जियम में 1950 और 1960 के अरे भाई साहब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 27 नंबर देखिए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनता, ठीक है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? राजनीति मतलब जनता के बिना कुछ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन मतलब जनता का शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर में देखेंगे, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता दोस्तों क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बड़े समाज में भी पड़ता है, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी पड़ता है और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी पड़ता है, यानी कि 28 का सभी उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? दोस्तों सामाजिक टकराव जो होता है ना लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जैसे हिंदू समाज, मुसलमान समाज, छोटी जाति, ऊंची जाति, तो इस प्रकार का जो टकराव होता है आगे चलकर ये राजनीतिक का रूप ले लेता है, समझ रहे हो। तो सामाजिक टकराव हो जाएगा। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों का किसका क्या अधिकार है? इसका एकमात्र निर्णय करने वाला कौन होता है? हमारा माननीय न्यायालय, ठीक है, यानी कि कोर्ट। 30 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर जो है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राज्य सूची के अंतर। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, झारखंड पुलिस, ठीक है, चाहे कोई बिजनेस हो, तो ये सारे, कृषि हो, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य इसका देखरेख करता है। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो 32 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। 33 नंबर बोल रहा है 33, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब केंद्र और राज्य सरकार जो शक्ति होती है उसका बंटवारा होता है, ठीक है, छोटे छोटे निकायों में, छोटे छोटे राज्य स्तरीय, पंचायत स्तरीय जो शक्ति का बंटवारा होता है, सरपंच, मुखिया जो बन जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो बंटवारा होता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है, जिसमें पंचायत राज बनता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? नियमित रोजगार देना, स्वतंत्रता होना चाहिए सभी को, बेहतर मजदूरी देना। तो इनमें से सभी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबी का सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? छत्तीसगढ़ दोस्तों सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में 4 ऑप्शन में आता है।
और आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रचंड बेरोजगारी दोस्तों आप लोग का किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि 36 का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ महीने काम मिलेगा, कुछ महीने नहीं मिलेगा। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? दोस्तों भारत निम्न आय वर्ग के देशों में, तो भारत अभी विकसित नहीं है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, विकासशील है, तो यहाँ विकासशील ऑप्शन में नहीं है, तो निम्न आय वाले देशों में है, इसलिए विकासशील है। भाई साहब किधर किधर जा रहा है ये, कितना नंबर था? 36, 37 हो गया। चलो 38 नंबर देखो, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जो होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही आप लोग का अर्थव्यवस्था की विशालता दिखाता है कि भारत कितना आगे जा रहा है, कितना नहीं, पैसा की दृष्टि से मामले में भारत कितना आगे है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों में आता है? तो ये सारी सेवाएं दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। काफी इंपॉर्टेंट है क्षेत्र वाला सवाल। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या? तृतीय क्षेत्र, जो कि होता है सेवा क्षेत्र होता है, चाहे आप पढ़ाओ लिखाओ, बैंक में काम करो, सभी तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो किसान होते हैं उनमें किस प्रकार की बेरोजगारी? तो चक्रीय बेरोजगारी होता है। चक्रीय यानी कि क्या? साल के कुछ महीने काम मिलेंगे, फिर कुछ महीने नहीं मिलेंगे, फिर से कुछ महीने मिलेंगे, फिर कुछ महीने नहीं मिलेंगे, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। और इसी बेरोजगारी के साथ दोस्तों आप लोग अगर बेरोजगार नहीं होना चाहते तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि आगे जाकर अच्छे से नौकरी कर सको, अपना ज्ञान को बढ़ा करके एक अच्छा समाज का निर्माण कर पाओ और अच्छे से मतलब आगे बढ़ पाओ। तो इसलिए पढ़ो, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ले आओ। अभी आप लोग का पहला पड़ाव है, पहला एम है एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, इसलिए जितना मैंने बताया अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा। साइंस का मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पर ला दिया, आप लोग देख सकते हो, सर्च करने पर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्लास 10 साइंस जैक बोर्ड, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे आ जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सोशल साइंस का एनसीईआरटी से विशेष सवाल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाएंगे ही। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा, चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। अभी तक इंस्टाग्राम में नहीं, वहाँ भी जुड़ जाओ। थैंक यू एंड लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।